शर्मा आगे बढ़ो, विनोद शर्मा आगे बढ़ो, विनोद शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, विनोद शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद शर्मा, विनोद शर्मा, जिंदाबाद, 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 विनोद शर्मा। जय श्री राम, धर्मेंद्र प्रधान जी को जय श्री राम, जवाहर जी को जय श्री राम, धर्मेंद्र प्रधान जी को जय श्री राम, जवाहर जी को जय श्री राम, धर्मेंद्र प्रधान जी को जय श्री राम, असीम जी को जय श्री राम, जवाहर जी को जय श्री राम। अभी साथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करके हमारे लोकप्रिय नेता श्री गोपाल खट्टर जी, श्री रविंद्र साहा जी, आपके बीच में पहुंच चुके हैं श्री विनोद शर्मा जी, श्री असीम गोयल जी, श्रीमती प्राणा जी। भारत माता की धन्यवाद। अब जी संजीव शर्मा जी जल्दी से, सुरेंद्र शर्मा सरपंच साहब हमारे मंत्री से उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच पर आए और आते हुए भारत माता की, भारत माता की। वीर बख्शी जी, हमने श्रीमती सैनी जी, सुरेंद्र शर्मा जी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मित्रों, आज के इस मंच के बाद हम सबको घर घर तक पहुंचना है, गांव गांव तक पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के संदेश को जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री असीम गोयल जी से कि वो आपको संबोधित करें, वे आपका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करें, अभिनंदन करें। श्री असीम गोयल जी। निवेदन है, दोनों हाथ खड़े करके मुठ्ठियां बीच के ये जीत का जय घोष आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आगे भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अब मैं
निवेदन करूंगा, हमारे इस हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाने में जिनका सहयोग रहा, जिनके कर कमलों से पर्ची खर्ची का सिस्टम इस हरियाणा में खत्म हुआ और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिला, लोकप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और आज मोदी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ हमारे कैबिनेट मंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, वह आप सबको संबोधित करेंगे। माननीय श्री मनोहर लाल जी। भारत माता की आपके बाद तो सबको भी पता लगी भारत कैसे बोलेगी। भारत माता की शायद के लोग सुस्त क्यों हैं। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंबाला शहर के अपने सभी प्रतिष्ठित नागरिक, सभी राजनीतिक तौर पर बहुत ही सुलझे हुए सचेत कार्यकर्ता बंधुओं, आज मेरा अंबाला शहर में आप लोगों के दर्शन करने का मन था, इसीलिए स्पेशली अंबाला शहर आया हूं चंडीगढ़ और दिल्ली से। आज हमारे बीच में सौभाग्य है कि भारत सरकार में शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया है, स्वयं हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के और कार्यकर्ताओं से गणना कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे नेता जो पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री रहे, माननीय श्री विनोद शर्मा जी, वो भी आज उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय प्रत्याशी हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, 2 बार से विधायक आप लोगों ने चुना है, भाई श्री असीम गोयल जी, वो भी आपके बीच में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जिले के अध्यक्ष भाई रणदीप राणा जी, पूर्व अध्यक्ष भाई जगमोहन लाल कुमार जी और बहुत ही श्रेष्ठ वरिष्ठ हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता श्री मदन मोहन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, जैसा आप लोगों को पता है कि चुनाव सिर पर है और प्रदेश में सब लोग पार्टियों के रूप में, कुछ व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यकर्ता हमारे यहाँ पर इस समय सब लोग अपने अपने हिसाब से चुनाव में ज्यादा मत कैसे प्राप्त करें, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी कोई चुनाव होता है उसमें लक्ष्य होता है कि हमको अपने कैंडिडेट को जिताना है। कैंडिडेट को जिताना है तो उसके मुख्य मुख्य पहलू ही होते हैं कि आखिर कौन सी बात है जो हम कैंडिडेट के बारे में जिताने के लिए जनता के पास जाकर के करेंगे, क्योंकि आखिर तो वोट जनता से लेने हैं। हम यहाँ मानो 500-600 कार्यकर्ता बैठे हैं, हर व्यक्ति का 1 वोट है, हम अपने परिवार के हिसाब भी लगा लेंगे तो 2000 वोट बैठ जाएंगे, लेकिन आखिर वोट तो इस विधानसभा में हमारा शहर में 2 लाख से भी ऊपर होंगे, 2,60,000। चलो कुछ वोट मानो 20-30 हजार वोट ना भी पड़े तो भी 2,30,000
और जीत में आमने सामने का जब मुकाबला होता है तो आधे से ज्यादा वोट लेने का हमारा टारगेट होता है। अर्थात हम इन 2-30 में जब तक 1,40,000 वोट लेने का अपना टारगेट नहीं रखेंगे, आधे से ज्यादा पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए मित्रों, बहुत हिसाब किताब लगा करके कार्यक्रम को आगे बढ़ना पड़ता है। अब उसके अंदर जब जनता को जाके बताएंगे तो हमारे कैंडिडेट की क्या विशेषताएं हैं, 10 साल से विधायक हैं, पिछले कुछ समय से मंत्री भी हैं, फिर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, सरकार की उपलब्धियां क्या हम बताएंगे। केंद्र में 10 साल की हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमने देश की सेवा, प्रदेश के लोगों की सेवा कैसे की है, ये भी हम बताएंगे। फिर कहीं पार्टी की अपनी विचारधारा, पार्टी का सैद्धांतिक पक्ष, ये भी काम आता है। आखिर देश की जनता को देशभक्ति में उत्प्रेरित करना, देश के हित में काम करने का काम कौन सी पार्टी करती है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तुलना भी करनी पड़ेगी। जो दोनों प्रत्याशी समय है आमने सामने, तो दोनों के प्रत्याशियों की तुलना, उनकी पार्टी की तुलना, पार्टी की विचारधारा की तुलना, ये करके जब आप बताएंगे तब जनता को लगेगा कि हाँ, हम इस बार भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट असीम गोयल जी को जितवाएंगे। ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। और मित्रों, कभी कभी जीत हार में सामाजिक समीकरण ये भी काम आते हैं कि सामाजिक समीकरण में कौन किसके साथ लगा है। इस बारे में मैं आपको कह सकता हूं कि आज उन सब सामाजिक समारोह को ध्यान में रखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी फेवर में सारा विषय आगे बढ़ता जा रहा है, न केवल अम्बाला शहर में बल्कि पूरे हरियाणा। कांग्रेस के लोग थोड़ा बोलने में वोकल ज्यादा हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। उनके नेता भी सिर्फ एक स्लोगन दिया हुआ है कि हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, और कोई विषय उनके पास है नहीं बोलने के लिए। जीतेंगे कैसे? उनके नीचे से जमीन खिसक गई है, हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं उसके 3 मोटे काम बताता हूं आपको। पहला, जब कोई मुकाबले में हार की तरफ बढ़ता है ना, तो हाथ फैलाता है दूसरों की तरफ, मेरी सहायता करो, सहायता करो। तिनके का सहारा ढूंढता है, गठबंधन की ओर बढ़ता है। कांग्रेस गठबंधन की ओर पिछले 1 महीने से कोशिश कर रही है, लेकिन अलग बात है उनकी तरफ कोई भी हाथ बढ़ा नहीं रहा है। किसने नहीं बढ़ाया? मजबूरी हो गई। और फिर जब पैसे जारी करने लगे तो घर के लोग इतने थे, हमने तो 5 तारीख से पहले, नामांकन के दिन से पहले ही अपने 2/3 से ज्यादा और प्रत्याशी घोषित कर दिए। और ये लोग 12 तारीख को नामांकन, 11 तारीख रात को अपनी सूची घोषित करते हैं, क्योंकि भय बहुत था कहीं ऐसा ना हो इसके सामने ये खड़ा हो जाए, इसके सामने वो खड़ा हो जाए, खड़े होने का मौका ना दिया हो। फिर भी इनके हर विधानसभा में जो 40-50 लोग जिनको इन्होंने ठेका दिखाया, उनसे बात भी नहीं की। और जब 12 तारीख निकल गई, जब उनके पास नामांकन का समय नहीं था, तो आकर में सब अंदर अपना काम कर रहे हैं, अपने हित में कर रहे हैं, अपने हक में कर रहे हैं। वही बात होता है। एक बड़ा कारण आपको बता देता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हरियाणा का 1966 से लेकर अब तक इतिहास रहा है। इन 78 सालों में 2 साल छोड़ दिए जाएं, 1987 से 1989, जब केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कलरी देवीलाल जी की सरकार बनी। लेकिन बाकी 76 साल में ये हम सारा रिकॉर्ड है हमारे पास कि जिसकी सरकार केंद्र में है उसी की सरकार प्रदेश में आती है। 2004 में केंद्र में किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। हरियाणा में किसकी बनी? 2009 में केंद्र में किसकी सरकार थी? हरियाणा में किसकी बनी? 2014 में केंद्र में किसकी सरकार बनी और हरियाणा में किसकी बनी? 2019 में केंद्र में किसकी बनी, हरियाणा में किसकी बनी, और अब 2024 में केंद्र की किसकी बनी है? तो हरियाणा में जनता का मनोविज्ञान बता रहा हूं, जनता की साइकी बता रहा हूं
कि जब एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में होगी, नीचे वही होगी, तो हमें लाभ मिलेगा। वरना आज भी जो विपक्ष की पार्टियां, चाहे पंजाब की है, चाहे हिमाचल की है, चाहे पश्चिम बंगाल की है, कर्नाटक की है, तेलंगाना की है, वो केंद्र की योजनाओं को कितना ही लाभ देने के लिए तैयार है मोदी जी, उनको लागू नहीं कर रहे। उनको लगता है कि अगर लागू करेंगे तो इसका श्रेय मोदी जी ले जाएंगे। ये है, इस भय में से जनता का आप भला नहीं कर रहे, जनता का नुकसान कर रहे। लेकिन हरियाणा की जनता जागरूक है, अपना नुकसान नहीं होने देगी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनेगी। अब अगला विषय मैं बताता हूँ। कभी कभी हमने जिसको जिताना है उसकी इतनी चर्चा हो जाती है कि लोग एक तरफ हो जाते हैं, भाई इस बार बीजेपी जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीतेगा। कोई मुकाबला थोड़ा सा दूर हो जाता है। लेकिन हमारा शहर की सीट हम ऐसी सीट नहीं मानते चल रहे। हम मान के चलते कि कड़ा मुकाबला है। जब कड़ा मुकाबला है तो अपने कैंडिडेट को जीतने के लिए एक लक्ष्य रखना पड़ता है कि हराना किसको। उस जीत को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य हमारा पहले होगा ना, हराना किसको है। तो हमको ये टारगेट रखना पड़ेगा कि जिस भी तरीके से अपना कैंडिडेट जीते, हराना कांग्रेस को कैंडिडेट है तो सारी रणनीति हमको कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ बनानी पड़ेगी। जिंदाबाद तो भारत माता की, ठीक है। तो इस नाते से कांग्रेस के कैंडिडेट की सब कमजोरियां आप लोगों को पता है। हुड्डा शासन का जो कुशासन था, वो कुशासन हमको पता है। और ये कैंडिडेट कांग्रेस का नहीं है, ये कैंडिडेट किसका है? ये हुड्डा का कैंडिडेट। ये हुड्डा साहब की एक जो चौकड़ी बनी है पार्टी में भी, वहां बहुत खतरनाक खेल चल रहा है कांग्रेस का। उसमें हुड्डा की चौकड़ी जो है उस हुड्डा साहब के चौकड़ी का कैंडिडेट है। इसलिए जो हुड्डा साहब के विरोध में कांग्रेस में है वो भी आपको अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो आपको स्टोर कर रहे हैं। विषय आता है कि हम लोग सब मिलकर के क्या करें। हम लोगों को मिलकर काम करने में एक बड़ा विषय वो ये है कि आप पहली बार इस बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता श्री विनोद शर्मा जी, श्री कार्तिकेय शर्मा जी, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा, हम सब अब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और ये ताकत अगर इकट्ठे होकर के आज से शुरू हो जाती है तो अभी तक जो असमंजस बना हुआ है अंबाला शहर की जनता में, इस आधे घंटे के बाद या कार्यक्रम समाप्त होते ही आपको स्वर आने शुरू हो जाएंगे कि भाई अंबाला शहर अब असीम गोल के जीतने में नहीं कोई कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, समीकरण जो होते हैं ना, ये सीटों को जिता देते हैं, ये सुनिश्चित कर देते हैं। तो जब हमने विचार किया तो मैंने विनोद शर्मा से बात की। मैंने कहा मैं तुरंत आज हमारा शहर आने वाला हूँ, आप आइए। और तुरंत कल मैं पिंजौर कालका आने वाला हूँ, आप वहाँ रहिए। मैं अपने खान जैसे वीडियो करूँगा, कल ये भी आ जाए। हमारे वहाँ के नेता रहेंगे, विनोद शर्मा जी रहेंगे, कार्तिकेय जी, शक्ति रानी जी, मिल करके हम ये सीट भी जीतेंगे, हम कालका विधानसभा भी जीतेंगे। और एक बार तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी, एक नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। क्योंकि अभी तक हरियाणा में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी है। ये अपने आप एक नया हमारा रिकॉर्ड बनेगा। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमको ये सरकार बनानी है। और जो भी कोई छोटी मोटी कमी होगी, कई बार कमियां रह जाती हैं सरकार के काम करते करते। अब मुझे पता है कि यहाँ सैकड़ों प्रोजेक्ट यहाँ शुरू कराए, काफी पूरे हुए। एक 5-7 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो भी पाइपलाइन में किसी झगड़े में फंसे हैं, कई फाइलों में फंसे हैं, तो मुझे एक प्रोजेक्ट का यहाँ काम होगा, वो सब ठीक होंगे। और एक बड़ी समस्या उसमें उल्लेख जरूर करूंगा, क्योंकि आपको लोग कहेंगे देखो ये क्या
हुआ। देखो ये क्या हुआ, वो बड़ी समस्या यहाँ की है कि जो हमारा पंजाब का रास्ता बॉर्डर बंद है, ये समस्या है ना। और इसके बारे में बातचीत करके गया हूँ, हमारे सामान्य नागरिक भी, विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूँ, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। और अंबाला शहर थोड़ा क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, स्वाभाविक है, तकलीफ जो नजदीक होगा उसको ज्यादा होगी। आज हरियाणा की जनता इस बात से खुश है कि आपने ऐसे गलत आदमियों को अंदर हरियाणा में एक पैर रखने नहीं दिया, मजबूत जो है नाकाबंदी की है। ये हरियाणा के लोग खुश हैं। हम चल रहे थे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीच में कोर्ट आ गए, कोर्ट में कुछ लोग हमारे भी गए, कुछ विरोधी पक्ष के भी गए, और आखिर अब वो केस सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग सबसे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हल निकाला जाए। और उन लोगों पर जो किसानों का मुखौटा पहन करके वहां बैठे हैं, उनको भी अपना कोई ना कोई जिम्मेदारी पूर्वक कोई डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट ये साइन करके देना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कोई भी पार करेगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये आपको बता रहा हूं। अभी कल ही शायद उसकी डेट है, 25 तारीख को कल सुप्रीम कोर्ट की उसकी डेट है। मुझे लगता है कोई हल इसका साथ निकलना चाहिए। कल नहीं निकलेगा तो और हफ्ते बाद निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसको काम कर रहा है, जनता को सुविधा कैसे उस पर ध्यान रखे हुए हैं। ये लंबी नहीं चलेगी, जल्दी से इसका समाधान होकर के आप लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि कोर्ट बिना कंडीशन के नहीं खुलने देगा। उसका कारण है जिस प्रकार का उत्पाद वो लोग पिछली बार बचा गए, ऐसा किसान कौन हो सकता है जो जाके लाल किले के ऊपर चढ़ जा। ये देश के प्रति अपमान है। इस अपमान को देश सहेगा नहीं। अगर देश के सामान्य कानून व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है तो किसान आके कहता ये जो कानून के बारे में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे सीआरपीसी के और पीसीपी कानून बनाए जा रहे हैं, सीपीसी के, इन कानूनों को बदल दो, रद्द कर दो। अरे भाई, किसान की बात करें समझ में आता है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए हमारे पार्टियां चाहे सत्ता में है, चाहे विपक्ष में है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, वो सब बैठे उन व्यवस्था को देखने के लिए। बिना मतलब के एजेंडे को हाथ में लेते हैं, तो उठाते हैं, उस सबको समझना चाहिए, साफ करना चाहिए। हम तो देशभक्त लोग हैं, देश पहले बाकी सब बाद में। अगर आपको लगता है विषय ठीक है तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। आपसे अपील कि आप हमारे वैसे अपील करने वाले तो श्री विनोद शर्मा जी, हमारे धर्म प्रधान जी, गोयल जी आपसे अपील करेंगे, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है कि हरियाणा की जनता ने जितना प्यार भारतीय जनता पार्टी को 10 साल दिया है, वो प्यार और भी आगे बढ़ाएंगे। और आप अपने यहाँ के प्रत्याशी हमारे श्री असीम गोयल जी को भारी मतों से यहाँ से जिताएंगे। यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोहर। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय नेता, जिनका पूरा परिवार अंबाला शहर के सेवा में दिन रात, पूरा परिवार जो है अंबाला की सोच रखता है कि हमारा अंबाला कैसे बढ़े। अंबाला के विकास पुरुष, पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से आपको संबोधित करें। अति सम्माननीय भारतीय सरकार में शिक्षा मंत्री प्रधान साहब धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे प्रभारी भी हैं,
और सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शक्ति रानी शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाकर कालका में चुनाव लड़ने दिया। ये ऐसी शख्सियत है कि उड़ीसा में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, उनकी नेतृत्व में जो लड़ाई इन्होंने उड़ीसा में लड़ी वो कितने वर्षों से, शायद लोग समझते थे कि वो राज बीजेपी का राज जा ही नहीं सकता उड़ीसा से, इन्होंने इतनी बहुमत के साथ वहां से सरकार बनाई है, इसकी भी इनको बहुत बहुत बधाई। भारतीय सरकार में ऊर्जा मंत्री, पावर मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत बड़े नेता हैं। जिंदगी में मैंने पूरे 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं पॉलिटिक्स में। 1980 में पहली बार चुनाव लड़के एमएलए बना, लेकिन पूरे जीवन में इनसे साधारण व्यक्ति नहीं देखा राजनीति। अपने वायदे के पक्के हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैं ज्यादा शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, एक उदाहरण है अपने आप में जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। राजनीति में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये इनका अनुसरण करें तो हमारी राजनीतिक जीवन लंबा होगा, ये मेरी मानना है, मैं मानता हूँ। स्टेज पर असीम गोयल जी जो हमारे विधायक हैं, मनदीप राणा जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, राणा मदन मोहन सिंह जी, हमारे पूर्व मेयर अम्बाला सिटी के रमेश मल जी, सरदूल सिंह जी हमारे कारपोरेशन के सदस्य हैं, गुरप्रीत शाना जी हमारे कारपोरेशन के सदस्य हैं, माननीय भिंगरा जी जो सीनियर मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं अम्बाला के, फकीर चंद जी हमारे कारपोरेशन के सदस्य हैं, सिंगला जी जो हमारे कारपोरेशन के सदस्य हैं। ये 6 के 6 कारपोरेशन के सदस्य जो यहाँ पे मौजूद हैं, 6 ही हमारी पार्टी से, 6 ने इनकी मदद की है। यहाँ स्टेज पे बैठे 2 गए थे 2019 में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कहा था कि अम्बाला में IMT लगाएंगे, और मैंने इससे कई गुना ज्यादा बड़ी मीटिंग बुला के कहा था कि जब मेरा कहा माना जा रहा है कि IMT लगाएंगे तो मेरे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। और 2019 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा था और पूरी पब्लिक ने कहा था कि मेरा समर्थन माननीय मोदी जी की पार्टी के साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। और सरकार उसकी बनाई है जो IMT लगा रही है, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की और इनकी सरकार बनी, IMT भी लगेगी, इस बात का विश्वास दिला। मैं इतने ही कह रहा हूं कि जो मेरे साथी यहाँ पे कारपोरेशन से बैठे हैं और मेयर शक्ति रानी शर्मा, ये सब समर्पित हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पूरे हरियाणा में कहीं भी जिताने के लिए हम पूरी भर के कोशिश करेंगे। साथियों, मैं जानता हूं आपके मन की स्थिति क्या है। एक पल के लिए भी मत सोचना कि मैं आपसे दूर हूं। सही बात है, जो हमारा रिश्ता है आप जानते हैं, जो था वो है, वो रहेगा। कहीं भी हमारे रिश्ते में थोड़ा भी फर्क नहीं आ सकता। एक बात और मैं कहना चाहता हूं
कि ये रिश्ते जब बनते हैं, जिंदगी के रिश्ते बनते हैं, बीच में टूटा नहीं करते, आपके साथ हैं, साथ खड़े। लेकिन आज जो प्रश्न है, माननीय मनोहर खट्टर जी ने जो बात कही कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार हरियाणा में बनती है, ये सिर्फ 2005 तक की बात नहीं है, उससे पहले भी 20 साल देख लें तो यही राय लोगों की रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये सिर्फ कांग्रेस की भ्रमित करने वाली जो राजनीति है उसका एक हिस्सा है। किस बिना पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तो हम भी जानते हैं। पीछे कोई 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में भारत की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दिया है और आज वो प्रधानमंत्री बने और देश में उनकी सरकार है। और उस चुनाव के दौरान जो नतीजे आए हैं हरियाणा के, उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। मैं अपने पत्रकार बंधुओं को भी कहूंगा कि जरा उस पर कहें, क्योंकि कई ये जो भ्रमित करने की पॉलिसी चल रही है उसमें लोगों तक ये आंकड़े पहुंचे नहीं है। शायद हमारे 90 कंस्टिट्यूएंसी हैं, 90 में से 44 कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया है और 42 कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस ने लीड किया है। यानी कि हमने कांग्रेस से ज्यादा सीटों पे लीड किया है पिछले चुनाव में। परसेंटेज ऑफ वोट हमारा कांग्रेस से ज्यादा है। ये उस स्थिति में है जब भारत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी नहीं थी, चुनाव हो रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोगों की उम्मीदें पूरी हुई हैं। इसमें कम से कम 40% की बढ़ोतरी होगी, सीटों में भी और परसेंटेज ऑफ वोट्स में भी। ये मेरा दावा है। तो उनसे भ्रमित होने वाली बात नहीं है। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को, होंद को बचाने के लिए जितना झूठ बोला जा सकता है बोल दें। यहाँ की लोकल बात है, यहाँ पे जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने आए हैं उनके बारे में जितना कहूँ वो कम ही होगा। सही कहा माननीय मनोहर जी ने कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अगर वो कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो उनकी बेटी कांग्रेस के खिलाफ कैसे चुनाव न लड़ती। उनकी बेटी का कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना इस बात को इंगित करता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि ऊपर के मुखौटे से फायदा लेने के लिए कांग्रेस का लबादा हो रहा है, अंदर से उनके मन में कुछ और ही। और इसका पता भी आपको है, पिछले 5 वर्ष में कितनी पार्टियां वो बदल चुके हैं, ये भी आप जानते हैं। कभी इंडिपेंडेंट, कभी कांग्रेस, फिर इंडिपेंडेंट, फिर कांग्रेस, फिर इंडिपेंडेंट, फिर उसके बाद आप पार्टी, फिर कांग्रेस। विद इन स्पैन ऑफ 3 months और विद इन स्पैन ऑफ 3 years he has changed for 5 parties। हम उस पर क्या भरोसा कर सकते हैं? किसकी हिमायत करेंगे वो? कौन नहीं जानता इस बात को कि 2 किस्म की राजनीति करते हैं वो सब। एक तो गांव में सरदारी एक आदमी को दे दी, जो काम करना है उससे पूछ के करो, जो वो कहेगा, जैसे कहेगा वैसे काम करना पड़ेगा। दूसरा, जिसको भी उसका आदमी बोल देगा मैं इसको उधर करा दो, उधर करा देगा, थाने में करा देगा। क्या आप भूले हुए हैं? आप इससे सहमत हैं? आपको पता है ना इस बारे में क्या राजनीति है? हाथ खड़े करके बता दो क्या राजनीति है। ऐसी राजनीति है ना। तो ऐसी राजनीति में हम शांति से कैसे रह सकेंगे, इसका फैसला आपने करना है। ये कोई छोटी बात नहीं है।
जब कभी भी चुनाव होते हैं 5 वर्षों के लिए आप लोग अपनी राजनीतिक ताकत उस व्यक्ति को सौंप देते हैं महज एक बटन दबाकर। आप जब मशीन का बटन दबाते हैं, जिस निशान के ऊपर बटन दबाते हैं, उस व्यक्ति को आप 5 वर्ष के लिए अपनी राजनीतिक ताकत सौंपते हैं। तो क्या आप ये फैसला ले सकेंगे कि 5 वर्ष के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास आपकी ताकत चली जाए जिसके कार्यक्रमों पे आप विश्वास नहीं कर सकते? इसका फैसला आपको लेना है। दूसरी बात यह है कि एक खास किस्म की टोली बना के चलते हैं, उस टोली से बाहर नहीं निकलते, उसी टोली के कहने पे सारे काम होते हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन आस्था कांग्रेस पार्टी में नहीं है। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की बात सुन लीजिए। आज आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि शैलजा जो मेंबर पार्लियामेंट सिरसा से है, वो बाला से भी मेंबर पार्लियामेंट रही और रोज अखबारों में आ रहा है कि वो प्रचार प्रसार में नहीं जा रही। उनकी अपनी पार्टी का ये मामला है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा उनकी पार्टी, ना मैं के हस्तक्षेप कर, ये उनका मामला है, अंदरूनी मामला है। जैसे करें वो करें, प्रचार ना करें, ये उनका मामला है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि कोई भी हिंदुस्तान का सिटीजन किसी भी पोस्ट पे, सोशल सेक्स में किसी भी पोस्ट पे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की पोस्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति की पोस्ट हो, कोई भी व्यक्ति उस पे जा सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर शैलजा ने मुख्यमंत्री बनने का दावा अपनी पार्टी में पेश कर दिया, तो क्या जरूरत थी उसको ऐसे ऐसे नाम से पुकारने की, ऐसी ऐसी बातें कहने की, ऐसे ऐसे अपशब्द बोलने की? महज इसलिए कि उसने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया, क्या उसका हक नहीं है? क्या इस देश के शेड्यूल कास्ट स्टेट में मुख्यमंत्री बन नहीं सकते? कौन सी बात है? ये मानसिकता है पार्टी। मैं यहां पे आके कहना चाहता कि ये कांग्रेस की मानसिकता है कि वो नहीं देख सकते, वहां के नेता ये नहीं देख सकते कि कोई भी गरीब, कोई भी मजदूर, कोई भी पिछड़ी श्रेणियों से, कोई भी शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से इस सरकार में मुख्यमंत्री बने, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ इसी बिंदु तक मैं अपने आप को महसूस रखना चाहता हूं। बाकी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला जैसे मर्जी लिखे, हमें इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। जरूरी है आने वाले समय के लिए, ये जरूरी है कि कैसी राजनीति हमारी स्टेट में होगी, किस तरह की सोच है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। असीम गोयल जी आपके 2 बार से विधायक हैं, मेरी तरफ से इनको पूर्ण रूप से समर्थन है। मेरी तरफ से पूर्ण रूप से समर्थन है। और एक बात मान के चलिए, आप सभी लोग यहाँ पे बैठे मेरे साथी हैं, आप में कोई भी, मेरे ख्याल में 40 के करीब सरपंच होंगे यहाँ, और आप सभी बहुत ज्यादा पावरफुल असरदार लोग। मेरा ये मानना है, मेरी संस्कृति ये कहती, मेरे परिवार ने ये सिखाया है कि जब कभी कोई वायदा करो वो झूठा नहीं होना चाहिए। अगर हम सहायता करके असीम गोयल जी को कामयाब बनाने का मन बनाते हैं, यहाँ बैठ के बोलते हैं, तो ये समझना कि हम यहाँ बैठ के नहीं, हम अपनी अंतरात्मा से बोल रहे हैं। हम अपनी अंतरात्मा को जवाब देंगे, हम अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकते। हम अगर मदद कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में हमारा विश्वास है। हमने उनके साथ
वायदा किया है कि पूरे हरियाणा में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनका साथ देंगे। और आज मेरी और तेरी, वो और ये पार्टी नहीं है, हम एक पार्टी के रूप में काम करेंगे, एक पार्टी के रूप में काम करेंगे और मन से करेंगे। और मैं खास तौर पे कहता हूँ, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सिंह गोल का नहीं है, ये सवाल आपका है। आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए आपको कैसा वातावरण बनाना है, ये फैसला आप करेंगे। उस फैसले में असीम गोल जीत के आएंगे तो वातावरण अच्छा बनेगा, इसका वायदा करता हूं। मैं सिंह गोल जी से भी कहना चाहूंगा कि ये आपके साथी हैं, आप इनको अपना देंगे प्यार से, और प्यार से ही रखेंगे, क्योंकि ये लोग भी प्यार के भूखे हैं, प्यार से काम करेंगे और निश्चित रूप से आपको बताएंगे। आप भी इन लोगों के साथ प्यार करके इनको अपने जो इनके काम हैं, जो इनकी बातचीत है, वो करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी आस्था माननीय मनोहर लाल जी की लीडरशिप में है। आज से नहीं, बहुत देर से है। मनोहर लाल जी ने ही ये कहा है कि उनका निशाना पार्टी में रहते हुए हरियाणा को आगे ले जाने का, वो हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सब मिलकर उनके इस प्रयास में, हरियाणा को आगे ले जाने वाले प्रयास में हम सब मिलकर उनका योगदान करेंगे, उनको फॉलो करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो बोले सोनिहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे इस हरियाणा प्रदेश के चुनाव प्रबंधन को देख रहे मोदी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से आपको संबोधित करें। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज की इस दोनों पार्टियों की कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पे उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी नेतृत्व में आज की सभा आयोजित किया गया, ऐसे हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेता पंडित विनोद शर्मा जी, समाज के वरिष्ठ नेता रमेश सिंगला जी, मदन मोहन राणा जी, जगमोहन लाल जी, अनुभव अग्रवाल जी, मनदीप राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष संदीप सचदेवा, ढिंगरा जी, हमारे बहुत पुराने मित्र पवित्र बाजवा जी, तथा हमारे इस चुनाव क्षेत्र की हल्के के पार्टी के इंचार्ज उत्तराखंड के पूर्व मंत्री भाई अरविंद पांडे जी, तथा हम जिनके लिए आज एकत्रित हुए हैं, मेरे बहुत अजीज, बहुत पुराने साथी, हरियाणा के मंत्री, जिनके लिए अभी अभी मनोहर लाल जी और पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने आत्मिक बात कहा, उनको आशीर्वाद किया। और ऐसे मेरे मित्र आदरणीय अश्विनी गोयल जी तथा यहाँ उपस्थित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी वरिष्ठ
नेतागण, विधानसभा के नेतागण, दोनों पार्टियों की वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, जो मेरे लिए इनके घर की संपत्ति है क्या? जब तक देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कोई माई के नाम का दम नहीं है जो आरक्षण को बंद कर दे। ये विषय शैलजा जी का नहीं है। सूर्जेवाला जी कह रहे हैं, हमने उनकी जो पार्टी की प्रेसिडेंट है उदय भान, वो कह रहे हैं उदय भान जी को कहा, इतना डर है कि हुड्डा जी का नाम लेने में भी डर लगता है। अगर हिम्मत है तो कहिए जाके हुड्डा जी के नाम पे कि हुड्डा जी की लोग हरियाणा की एक बेटी को, दलित की बेटी को, गरीब की बेटी को असमर्थ हो सकते। उनकी पार्टी की बहन शैलजा जी ने कहा मेरा घर कांग्रेस है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अब रहिए कांग्रेस पार्टी में। विषय आपकी नहीं है, भारत की महिलाओं की विषय है, भारत के गरीबों की विषय है, भारत की दलितों की विषय है। कांग्रेस पार्टी के लोग हरियाणा से लेकर अमेरिका तक कहेंगे हम दलितों के आरक्षण बंद कर देंगे और दलितों को अपशब्द में गाली देंगे। और खड़गे जी क्या कह रहे हैं? खड़गे जी की भी बेहद छवि है। खड़गे जी नसीहत दे रहे हुड्डा जी को, हुड्डा जी आप शैलजा जी को प्रचार में लगाओ। और शैलजा जी कह रहे मेरे को कोई बुलाता नहीं है। ये उनके घर की हालत है। जो लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या हरियाणा को संभाल पाएंगे? भाइयों बहनों संभाल पाएंगे? मोदी जी की संभालेंगे या राहुल गांधी संभालेंगे? कौन संभाल पाएगा? क्या बाप बेटे की जोड़ी जिन्होंने हरियाणा की किसानों की जमीन को बेचा, नागरिकों पर अत्याचार लोगों ने बनाई है। ये जो केंद्र में सरकार बनी है ये भारत की जनता ने बनाई है। किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे देश की जनता ने सरकार बनाई है। धन्यवाद।